अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल और देखने जा रहे हैं सर रिजवान की वीडियो भाई आर्टिकल 370 पर। तो देखते हैं, बहुत बड़ा फैसला आया है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं आप क्या करेंगे, देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। It's a big win for the Modi government and undoubtedly the Supreme Court of India. 4 years since the center took away Jammu and Kashmir special. एक ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। मैंने मन में सोचा है मैं जनरल डायर से अपनी तुलना नहीं करूंगा। मैं जनरल डायर की तुलना नहीं करूंगा। किससे बोल दूं? मैं जनरल डायर की औलाद नहीं, मैं जनरल डायर का बाप हूं, पर उल्टी सेंस में हूं। जो भारत के खिलाफ बात करेगा उसके लिए मैं जनरल डायर का बाप हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो साहब इसी मौके पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मोस्ट पॉपुलर लीडर 76% से यूएसए की एक फर्म ने मॉर्निंग कंसल्ट ने डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेसी कहने लगे कि साल पैसा देके कराया गया है, ये टूल किट का हिस्सा है। अच्छा, जो तुम अपने नेता की कैम्ब्रिज में और ऑक्सफोर्ड में 100 आदमियों के सामने बैठकर 100 आदमियों के सामने बैठकर क्वेश्चन आंसर करवाते हो और वहां पर वो कोई ना कोई बकवास करता है, वहां तो कोई सुनता नहीं है। 100 से ज्यादा आदमी आते नहीं है, पर वहां की बकवास की रिकॉर्डिंग जब इंडिया आती है तो यहाँ वो एक डिबेट का मुद्दा बन जाता है। वो इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है। जब तुम छोटी छोटी कोई ह्यूमन राइट की फर्म, कोई फलानी फर्म या प्लेटफॉर्म उनसे ये कहलवाती है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन्हें सही जगह नहीं मिल रही है, उनकी अनदेखी करी जाती है, तो वो टूल किट का हिस्सा नहीं है। नरेंद्र मोदी को 76% मिले तो वो टूल किट का हिस्सा है। बहुत अच्छा, अभी इसी वजह से मिल रहा है टूल किट नरेंद्र मोदी को 76%। जो आज घटना देखो कितनी बड़ी हो गई है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मोहर लगा दी कि गवर्नमेंट चाहे तो 370 को एब्रोगेट कर सकती है। वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था। साथ में थोड़ी हिदायत भी दी है, जैसा मैंने बताया, टिंचर, आयोडीन और ये आयोडेक्स लगाने के लिए भी ज्यादा दर्द हो, बर्नॉल लगाने के लिए तो ये तुमको एक मरहम दे देते हैं कि सरकार को हमने डाटा दिए कि देखो ये भी आपको काम करना है। तो भैया इसीलिए है ये अप्रूवल रेटिंग। आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं, ये एक झुंझुना था जो बिना बात पर बजाया जा रहा था। बधाई इस बात की कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने हिम्मत करी जो इसको हटाया। टेम्परेरी प्रोविजन था यार। जेन जेड को बताता हूं, बिना ज्यादा डिटेल में जाए, कि जब आजादी के बाद ये हो रहा था कि कौन सा स्टेट कहां जाएगा, जोधपुर कहां जाएगा, जूनागढ़ कहां जाएगा, हर जगह प्लेबिसाइड हो रहा था। हर जगह प्लेबिसाइड हो रहा था, जनता का रुख जाना जा रहा था। जोधपुर में हुआ, जूनागढ़ में हुआ, बहुत जगह हुआ। तो यहां पर भी प्रोग्राम भारत की सरकार जो उस टाइम पर थी, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर प्रोग्राम बना रही थी कि यहां पर भी प्लेबिसाइड आखिर में होगा। लेकिन पाकिस्तान घबरा गया क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहाँ का हिंदू राजा शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर कहीं प्लेबिसाइड ऐसा ना करवा दे पूरे कश्मीर में कि पूरा कश्मीर भारत के साथ आ जाए। अब जो जम्मू एंड कश्मीर की हिंदू रॉयल फैमिली होगी उसका तो पता था कि वो भारत के साथ आएगी, लेकिन वहां की जनता की नहीं पता था। तो जनता की शेख अब्दुल्ला साहब ने ठेका ले लिया कि हम भारत के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ चले गए तो जो बलूचों का हाल हुआ है वही कश्मीरियों का होगा। जिना ठोक ठोक के और पाकिस्तान की फौज ठोक ठोक के तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगी, और जो तुम अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी और कश्मीरियत की बात करते हो इसका पजामा उतार देगी। इस बार शेख अब्दुल्ला ने कहा कि अब नेतागिरी तो हिंदुस्तानी में हो सकती है क्योंकि अभी भी यहाँ पर तुष्टीकरण जिंदा है, और नेहरू जी बोल चुके हैं कि भारत एक सेक्युलर स्टेट बनेगा। और नेहरू जी की बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातें भी ये बता रही है 1947 के बाद, उसी पीरियड में और उससे पहले, कि भैया जो भी मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा इवन आफ्टर पार्टीशन वो रहेगा नशेबाजी से, तुष्टीकरण के साथ रहेगा। तो शेख अब्दुल्ला भी इधर आ गए। तो पाकिस्तान बिलबिला के कबीलों को, अपने फौजियों को कबीलों के कबीलों के कपड़े बना के घुसड़ दिया ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जितना लूट सकते हो, जितना घसीट सकते हो उतना घसीट करो। तो राजा साहब को परेशानी हुई
हरी सिंह साहब को। वो भागे हिंदुस्तान की सरकार के पास कि भैया ऐसा है, हमें बचा लो, हमें लूट रहा है, हमें मार रहा है, हमें बर्बाद कर रहा है। तो हमारी सरकार ने उनसे ये बोला कि भैया देखो, अभी तुम एक अलग राज्य हो, जब तक तुम इस लेटर ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारी अपनी फौज नहीं भेज सकते। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, मेरी यही परेशानियां हैं, मैं इस पर साइन करने को तैयार हूं। कागज वो दिल्ली आ जाता है, दिल्ली आ जाता है तो भारत की सेना एयरलिफ्ट होनी शुरू होती है। अब यहां पर उस कागज को एक्सेप्ट करते हुए, उसको लेते हुए माननीय नेहरू जी लिख के दे देते हैं कि भैया देखो ये सब टेम्परेरी है, लिख के दे देते हैं कि ये टेम्परेरी है, जब तक यहां की जनता का प्लेबिसाइड नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। सामान्य से मतलब जो कबीले आए थे, जम्मू एंड कश्मीर आधा घेर लिए थे, उसको आधे से थोड़ा कम, जब तक वो वहां से वापस नहीं चले जाते और आपकी पूरी स्थिति बतौर राष्ट्र ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहाल नहीं हो जाती। तो ये लिख के दे दिए। ये इतने बड़े मूर्ख निकले भाई कि इन्होंने पाकिस्तान में भी लिख के दे दिया ये चीज कि भैया ये टेम्परेरी है। इन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला ये टेम्परेरी है, यूनाइटेड नेशन से भी बोला ये टेम्परेरी है। अबे क्या जरूरत थी, वो तो अपनी फटी में आया था ना तुम्हारे पास। पर चलो कोई बात नहीं, तुमने लिख के दे दिया, कोई बात नहीं। अब सब मामला यूनाइटेड नेशन पहुंच गया। फिर ये हुआ साहब कि यूनाइटेड नेशन ने ये बोला कि यहां पर प्लेबिसाइड होगा, ये बोला, लेकिन उसकी शर्त ये है, पहली शर्त कि पाकिस्तान से जो कबीले और पाकिस्तान की जो फौज जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में घुस चुकी है वो पूरी वापस होगी, और जो भारत की फौज कश्मीरियत बचाने के लिए घुसी है वो अधिकतर विड्रॉ होगी। वहां पूरी विड्रॉ होगी, यहां अधिकतर विड्रॉ होगी। बल्क ऑफ द इंडियन फोर्सेस इज द करेक्ट वर्ड। जो बल्क मींस अधिकतर। 100 सिपाही हैं तो 10 रह जाएंगे वहां लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए। अब इस बीच में भारत को और मोहब्बत सूझी। किससे सूझी? कश्मीर से सूझी। हमारी तो भैया पूरी वहां फौज पड़ी हुई थी, सब चीज था। इन्होंने कहा कि आपका जितना ये हिस्सा बचा है, अगर तुमने ये कहा था कि ये जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते आप हमारे अधीन रहोगे। पहले 3 चीजें थी, आर्मी थी, इकोनॉमी, करेंसी थी और टेलीकम्युनिकेशन था। तुम हमारे अधीन रहोगे जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जाती। तो जब तक चीजें सामान्य नहीं हो जाती तुम भी चुपचाप बैठे रहते। तुम कहते कि भैया अगर आपको कोई परेशानी है तो पाकिस्तान की फोर्सेस वापस नहीं जा रही है तो भैया तुम चले जाओ यूनाइटेड नेशन। हम तो यूनाइटेड नेशन से एक फतवा ले आए, चलो मान लिया ले आए, और तुम जाके यूनाइटेड नेशन कहो कि पाकिस्तान के फोर्सेस को पीछे करें ताकि स्थिति सामान्य हो। आपने उनसे कहा ना 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 ना, हम आपको एक संविधान बनाने का भी अधिकार दे देते हैं। माने ये अधिकार उसको दिए जा रहे हैं जो अपनी बची में और अपनी फटी में तुम्हारे पास भाग के आया था और तुमने जाके उसको बचाया था, वचन अपना निभाया था। तो आपने बोला कि साहब हम आपको एक संविधान बनाने का भी अधिकार दे देते हैं। अबे यार किसने कहा था ये बोलने को? पर साहब आपने बोल दिया। और साहब अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो आपका संविधान बनाएगी। तो 1951 में जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है जो संविधान बनाती है। संविधान बन के तैयार हो जाता है, संविधान वहां पर लागू हो जाता है, और उस टाइम भी वहां पर जो उसका टेक्निकली मुख्यमंत्री था वो प्रधानमंत्री कहलाता है। ये भी आपने प्रोविजन दे दिया, आपने झंडा भी दे दिया, आपने बहुत कुछ दे दिया। और ये लिखा 200-370 में टेम्परेरी प्रोविजन में कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सलाह पर या उसकी अनुमति से 370 में कोई बदलाव ला सकता है या इसको खत्म कर सकता है। आसान भाषा में बता रहा हूं, ज्यादा टेक्निकली नहीं जा रहा हूं। ये भी लिखा आपने। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपने 1957 में खत्म कर दी, हो गई खत्म, जैसे भारत की हो गई। ठीक। अब यार ये भी तुमने नहीं पूछा कि प्रभु जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो रही है और 370 में हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र है कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ उसकी राय मशवरे से, उसकी अनुमति से कोई भी 370 में बदलाव ला सकता है या इसको हटा सकता है या कुछ भी ला सकता है। तो प्रभु ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो खत्म हो रही है इसकी जगह कौन लेगा? ये आप पूछना ही भूल गए, ये आपने पूछा ही नहीं।
अरे पूछ तो लेते हैं भाई, जैसे भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग थी, इससे संविधान बनाया, वो भी खत्म हो गई, उसकी जगह पार्लियामेंट ने ले ली। तो तुम भी ये चीज वहां पर लिखवा लेते ना उनके संविधान में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होने के बाद यहाँ का संविधान ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह बिहेव करेगा और एक्ट करेगा। और जब 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया 1947 के बाद, तो तुम्हें भैया जम्मू एंड कश्मीर की रियासत से और वहां के उस टाइम पर प्रधानमंत्री से, भारत में विलय हो चुका था पर प्रधानमंत्री कहलाते थे, तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि भैया ये टेम्पररी का तमाशा कब तक चलेगा। या तो तुम जाओ यूनाइटेड नेशन और वहां से उस तरफ की पाकिस्तान की सेना हटवाओ, तब हम भी अपनी हटाने को तैयार हैं और करा लो प्लेबिसाइड, बोलना चाहिए था। अबे ना वहां से पाकिस्तान की सेना हटती, ना तुम्हें प्लेबिसाइड कराना पड़ता, और सीधे सीधे एक सिंपल सी शर्त रख देते कि अगर आप ये नहीं करवा सकते, आपको इतना वक्त का समय दिया जा रहा है, उसके बाद आपका विलय भारत में पूर्ण विलय होगा, पूर्ण विलय। पर साहब वो टेम्परेरी प्रोविजन खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, जब तक मोदी और योगी और ये मोदी और जी और अमित शाह नहीं आए। तो ये टेम्परेरी था, ये कुछ दिन के लिए था। और अगर आप पाकिस्तान की फोर्सेस वहां से नहीं हटी फाइनली, तो भारत को यूनाइटेड नेशन से भी कहना चाहिए था कि भैया कब तक हम टेम्परेरी पाले रहेंगे इन लोगों को, कब तक हम अपना संविधान इन लोगों को दिए रहेंगे, कब तक हम देश का पूरा कंप्लीट विलय नहीं करा पाएंगे। और आप ये चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि पाकिस्तान की फोर्सेस वहां से हटे, और अगर नहीं हट रही तो ये हम आपको डेडलाइन दे रहे हैं, इसके बाद हम 370 खत्म कर देंगे, टेम्परेरी प्रोविजन हम खत्म कर देंगे, कश्मीर का विलय भारत के साथ परमानेंट हो जाएगा। ये भी आपने नहीं किया। तो इट वॉज अ टेम्परेरी प्रोविजन जो कुछ दिन, कुछ समय, कुछ वर्षों के लिए दिया गया था, इस शर्त पर कि पाकिस्तान के वहां से अपने घेरे हुए पोर्शन से विड्रॉ करने के बाद यहां पर प्लेबिसाइड होगा। तो ना वो विड्रॉ किया, फिर ना हम विड्रॉ किए, फिर ना प्लेबिसाइड हुआ। तो इस 370 की बीमारी को और अलग संविधान को खींच के 70 साल लाने की जरूरत क्या थी। पहली तो ये गलती करी भारत की सरकार ने। अब कश्मीरियों ने क्या गलती करी, ये बात मैं पहले बता चुका हूं बड़े पते की। कश्मीरियों को जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी थी, मान लो लड़नी थी, मान लिया चलो, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया जो उन्होंने कश्मीरियत को, कश्मीरी हिंदू को, कश्मीरी पंडित को हानि पहुंचाई दी उस लड़ाई में। सरकार की गलती तो मैंने बता दी बड़ी आसान शब्दों में, जन जेड के लिए। और ये है एक सामाजिक गलती जो एक आम कश्मीरी ने करी कि भाई तुम्हें उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए थी। तुम आजादी की लड़ाई लड़ते, बिल्कुल लड़ते, तो तुम्हारी सोच थी, तुम्हारी लीडरशिप थी, तुम्हारा कुछ भी था, कश्मीर की लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, फला जो भी तुम था, मैं उसमें नहीं कह रहा हूं। तुमने वहां के लोकल बाशिंदे 2% के कम्युनों जिनको कन्वर्ट करा करा कर तुमने कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाया, जो वहां के मूल निवासी, मूल तुम्हारी जड़ें तो ऊपर से हैं, इनकी बिल्कुल अंदर गहरी जड़ें थी, ठीक, उनको जो तुमने वहां से भगा दिया, ये तुमने अपनी लड़ाई की, आजादी की लड़ाई की, या अपनी कश्मीरियत की लड़ाई की, या अपनी नाराजगी की लड़ाई की, तुमने बहुत बड़ा ब्लंडर करा। तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। अगर तुम आखिर तक अपनी कोई भी आजादी की लड़ाई लड़ते, तुम्हारी हुर्रियत कुछ लड़ती, आजादी की ना लड़ती तो प्लेबिसाइड की लड़ती, ऑटोनॉमस स्टेट बनाने की करती, किसकी भी करती, और आजादी हमको चाहिए आपसे, इसकी भी करती, तुम्हें कश्मीरी हिंदुओं को नहीं छेड़ना चाहिए था। ये वहां की वो जमात थी जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी नहीं किया, बुरा होने पर भी बुरा नहीं किया, फौज के साथ मिलकर कभी बुरा नहीं किया, वहां से आने के बाद जम्मू में बुरा नहीं किया, कहीं भी किसी भी गंध में या सांप्रदायिकता में या किसी चीज में कभी तुम कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू को इन्वॉल्व नहीं देखोगे। आज भी मिलोगे तो प्यार से बात करते हैं, इज्जत से मुसलमान से बात करते हैं। तुमने वहां पर भी कर दिया, हमसे क्या मतलब, पहले मार के भगा दिया, जलील कर करके भगाया, 1.5 लाख वहां से लोग भागे,
बल्कि ज्यादा बताए जाते हैं भागे। मस्जिदों से ऐलान कर रहे हो, मार रहे हो, घर कब्जा कर रहे हो, सस्ती जमीनें ले रहे हो, बलात्कार हो रहे हैं, लूट रहे हो उनको। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। बहुत अजीब, सब्र नहीं कहूंगा मैं उसको, बहुत गंदा टॉलरेंस है सनातनियों में, गंदा लानत भेजने वाला टॉलरेंस है, जो ये चीज भारत के सनातनियों ने, भारत में रहने वाली सरकारों ने, जो उस टाइम भी सनातन थी, इसको बर्दाश्त किया। और मुझे फक्र है इस बात पर कि नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह जी ने इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया। और ना मैं बर्दाश्त करता अगर मेरे हाथ में लाठी और मेरे हाथ में पावर आ जाता। पावर साला आए ना आए, लाठी आ जाए, लाठी से अच्छा पावर कोई नहीं होता। चाणक्य भी 7 चीजें जो बता के गए थे एक राज्य को बनाती हैं, उसमें शायद तीसरे या चौथे नंबर पे लाठी होती है। उस टाइम इतनी लाठी चलनी चाहिए थी, इतनी लाठी चलनी चाहिए थी कि कश्मीरी जब वापस जाते तो पहलगांव और गुलमर्ग और श्रीनगर की सड़कों पर, एयरपोर्ट पर और स्टेशनों पर आके कश्मीर के जो नंबर 2 के बाशिंदे थे मुसलमान, उनके आगे पलके बिछा देते, फूर बिछा देते कि तुम क्यों चले गए थे, तुम अच्छा हुआ वापस आ गए, हमारे पिछवाड़े इतना दर्द कर रहे हैं, तुम्हें जाने नहीं देंगे अब हम तुमको। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई संवैधानिक नजरिए से, ये नहीं करना चाहिए था। और तुम कहीं कश्मीरी हिंदुओं को अपनी लड़ाई में, वो लड़ाई जायज थी नाजायज थी, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। अगर तुम कश्मीरी हिंदुओं को अपने साथ जोड़ लेते और कश्मीरी हिंदू कहते हैं नहीं, हम भी, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हम कश्मीरी हैं, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमें ये अलग है, हमें ये राइट चाहिए, हमको और राइट चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें प्लेबिसाइड चाहिए, वगैरह चाहिए, तो सोचो तुम्हारी लड़ाई में कितना दम आ जाता। ये मैं बात कर रहा हूँ वहां के लोकलों से। और हमेशा की तरह जैसे मुसलमान की आदत होती है, वहां के लोगों ने कह दिया अरे हमें क्या पता क्यों चले गए, अरे हमने थोड़ी मारा। अभी तो किसने मारा? उत्तर प्रदेश से मारने के लिए जयशंकर चौधरी और बनवारी लाल गए थे क्या उन लोगों को मारने के लिए वहां को, या तिलकदाग गए थे उन लोगों को मारने के लिए? यार ये हर चीज डिनाई कर देते हो यार, हर चीज मुकर जाते हो यार तुम लोग। और इसमें हमारी क्या गलती है, हमने क्या मारा? अबे कश्मीरी हिंदुओं का मारना कश्मीर से कैसे डिनाई कर सकते हो यार? किसी चीज की तो ईमान को गवाह बनाकर जिम्मेदारी ले लिया करो। तो ये एक दूसरा कारण हुआ। पहले सरकार ने गलती करी जो यहां तक हालात पहुंचे, और ये कश्मीर के मुसलमानों ने जो नंबर 2 के वहां के बाशिंदे थे, नंबर 1 का तो हमेशा से हिंदू था, उसने गलती करी जो उन्होंने कश्मीरी हिंदू यानी नंबर 1 के बाशिंदों पर जुल्म ढाए। ये अगर ना होता तो शायद 370 हटाने की नौबती ना आती। लोग कहते क्यों छेड़ रहे हो उसको? सोचो आप सोचो, आप एकदम से 370 हटा दो और आपको पता चले कि वहां की एक यूनिफाइड एक टीम बनी है, एक प्लेटफॉर्म बना है जहां से लोग ये 370 हटने के लिए लड़ रहे हैं और उसमें आगे आगे हिंदू चल रहा है, तो सोचो कितनी लड़ाई प्रैक्टिकली बदल जाती, राइट? मैंने भारत की सरकार के लिए कितनी मुश्किल लड़ाई हो जाती जो 370 हटाने की बात कर रहा था। तो वहां तुम लोगों ने गलती करी और तुम लोग अपनी गलती को मानते नहीं हो। तो देश को एक बार पुनः बधाई कि 370 का विलय हो गया। यार इसके लिए मैं भी बहुत बोला हूं, 370 हटने से पहले बहुत बोला हूं। एक बार मैंने बाबर कादरी को बोला था, पुराने बाशिंदों को याद होगा, मैंने कहा था 370 हटेगा बाबर कादरी, और फौज अगर मेरी जिस दिन औकात पर आ गई, तुम जम्मू कश्मीर में अपनी सीढ़ियों पर पांव नहीं रख पाओगे जिस लाल चौक पर खड़े होकर तुम पाकिस्तान का झंडा लहराते हो। ये भी एक गलती करी, पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना चाहिए था, अपनी जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी। हाँ गाइस, तो बिल्कुल भाई आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। तो हमने तो भाई जब से देखा एक बार सोशल मीडिया पर जिधर भी देखे एक बार ऐसे धूमधाम से भाई बहुत ज़्यादा एक खुशियाँ मनाई जा रही हैं, और ऐसी वीडियो देखी हैं। श्रीनगर में भी एक लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं इस चीज़ की कि भाई ये जो 370 था इससे तो एक बार जान पक्का अब छूट गया है, अब स्टैंप लग गया है, अब इसका आना जाना ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन ये कि सर रिजवान ने एक मेन एक करंट टॉपिक को छोड़कर उन्होंने ना कि बहुत ज़्यादा एक जो पीछे हिस्ट्री थी ना, जब से ये चीज़ें चलना स्टार्ट हुई थी तब से उन्होंने स्टार्ट किया कि एक बार देख लें
कि जब अलहदा हुई थे एक पाकिस्तान, तो तब इन्होंने जो एक जुल्म ढाया था इधर से, जिनको एक किसी चीज़ का पता भी नहीं था, वो हमने देखा था उन्होंने धोतियाँ पहनी हुई थी, ऐसे कुर्ते पहनकर उनको कबायली आए थे सारे, कबायली आगे इन्होंने सारे भाई भेजे हुए थे, और उन्होंने आकर जो जुल्म इधर किया था ना, वो भाई एक लोग कानों को हाथ लगाते हैं। और वही चीज़ें हैं कि आज वो एक इतना बड़ा एक खुशी का दिन है कि उनसे जान छूटी हर चीज़ से। अब भाई कुछ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं देखो ना भाई, अब इनकी अब हिस्ट्री ये रही है, अगर कोई चीज़ ना मिले या मतलब कि कोई ज़मीन आपको ना मिले उसको लूट लो, उस पर मतलब कि एक लोगों के साथ ज्यादती करो, एक औरतों के साथ ज्यादती करो, और अगर चीज़ उधर से लूटो चीज़, अगर कोई मतलब कि एक शॉप ही आप समझ लो उसमें चीज़ है, शॉप को तोड़ देंगे, वो लोगों को मार देंगे, तो वो इन्होंने तब ये एक मतलब कि अपनी एक प्लान बनाया था और कबायली इधर मतलब के भेजे और एक समझ ले जिनोसाइड किया था। लेकिन अब यार एक फैसला तो होना था, क्योंकि अब भाई बंदे स्ट्रॉन्ग है, बंदे स्ट्रॉन्ग है, और उसके अलावा आप देख लो कि अब ज़ाहिर बात है एक्शन कोई भी ना हो सकता। सबसे ज़्यादा जो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस आएगा, वो तो खैर कोई भी नहीं है अभी तक। खैर मैं तो जब से ये इधर से ट्वीट करेंगे, पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई न्यूज़ नहीं मिली, शायद कोई अब शाम तक या रात तक कोई आ जाए, कोई ऑफिशियली अभी तक तो हमें नहीं नज़र आई। लेकिन ये कि वो होना वही है, जब हटा था उस वक्त जो इन्होंने मतलब 2 मिनट की खामोशी होगी पार्लियामेंट के सामने, ट्विटर के ऊपर जो है ना वो एक ट्रेंड चलेगा, तो इस तरह हम जो है ना वो अपनी जंग लड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये जो उस वक्त जो फैसला हुआ था ना, वो कश्मीरियों के भाई हक में हुआ था। उस वक्त कश्मीरियों ने इस चीज़ को फील किया था, और आज भी वो ही खुशियाँ जो है ना वो मना रहे हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ जो उस वक्त की एक स्टोरी है, वो सर रिजवान ने बहुत अच्छे तरीके से बयान की है, और दोबारा एक दफ़ा लोगों को समझाया कि भाई असल मुद्दा क्या था। मुद्दा भी यही था जो एक UN में जो आके इन्होंने ये सब कुछ किया, या वो राजा जो इधर आया था उसने जो मतलब जो एक ये एक जो है ना वो आर्जी हुआ था कि मतलब किसी वक्त भी ये हो, लेकिन उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही भाई अमित शाह और PM मोदी जी आए हैं, उन्होंने साथ ही इस चीज़ का जो है ना वो कड़ाका निकाल। लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है ना वो फाइनल कर दिया है, और ये जो एक दरमियान में बहुत सारी अपोजिशन के पास एक बहाना था कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पड़ा है, लिहाजा वो कुछ भी कर देगी, तो वो कुछ नहीं होना था, जो होना था मेरे ये चीज़ें होनी थी। आप देखो ना, एक अमित शाह पहले से ही उन्होंने कुछ चीज़ें फील कराना स्टार्ट कर दी थी। जैसे उनको इधर सीटें मिली और इधर वाले कश्मीर में भी, और हर चीज एक एक्टिविटी हुई, तो तब लोगों ने जजमेंट नहीं किया, लोगों ने बोला कि सियासत इनसे सीखनी चाहिए वाकई। लेकिन भाई एकदम से जब एक स्टार से एक मतलब के 370 भाई हटा था मतलब, और अभी एक 370 इंग्लिश में बोला है, अच्छा। तो वो भी आप भी हटा, तो भाई कोई पता नहीं लगा, यकीन करे। एक मैंने देख रहा था ट्विटर पर पाकिस्तानी काफ़ी ना एक ये क्या कर दिया PM मोदी ने, भाई ये बंदा ठीक नहीं, एक मतलब के एक कांग्रेस आए वो हमारे हित में थी, वो कुछ नहीं कहती थी हमें, लेकिन अभी इनको भाई रिस्पॉन्स मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक पाकिस्तानी होकर बात करने को भी ऐसे एक शर्म सी आती है, लेकिन पहले ये पंजाबी में बोलते हैं कि क्या पंजाबी में बोलते, कुछ नहीं बोलते, लेकिन इन्होंने भाई इनके साथ अब ठीक हुआ है। ये पहले हत्थी भी किसी के नहीं चढ़ते थे, इन्होंने यकीन करो मुल्क कंगाल कर दिए हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि मसला ये था कि भाई पहले हम खुद पाँव पे हों या अपना सिस्टम कुछ बेहतर करें, फिर हम अगलों का सोचें। तो ये हमें ये नहीं पता था कि भाई पल्ले कुछ भी नहीं है, और हम आगे जो है ना वो हमने हर जगह के ऊपर पंगे लिए हैं, खासकर कश्मीर। अब जब कश्मीरी लोग जो है ना वो खुल के सामने आए हैं, जब वहाँ की सिचुएशन का पता लगा है, तो फिर पता चला कि भाई हम इधर ही ठीक है। ये सब जो है ना वो एक ड्रामाबाजी थी है जो भाई अब वो जो थोड़े बहुत इशार थे ना, मतलब ये कि थोड़ा बहुत एक उठते थे, अब वो भी ख़त्म हो जाएंगे कम्प्लीटली। जो एक है ना ऐसे इन लोगों का जो सफाया नहीं होता है एक चीज़ का, वो करके इन्होंने रख देना, और बाकी पीछे से कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठेगी। बाकी इसमें कोई डाउट नहीं। आप देखो ना, जो एक कश्मीरियों भाई पंडित के साथ हुआ था ना, वो चीज़ें ना भूलने वाली है, क्योंकि उन्होंने भाई किसी के साथ ज्यादती नहीं की थी, बिल्कुल चाहे ना तो उन्होंने मतलब के एक रिलीजन की बना पर किसी को बुरा भला कहा था, ना मतलब कि उन्होंने एक मुस्लिम हिंदू वाला मुद्दा उठाया था, उन्होंने कुछ नहीं किया था। हमने मेजर साहब की काफ़ी वीडियो बनाई है, और उसमें वो यही बयान करते थे कि भाई वो एक पढ़े लिखे पंडित थे।
भाई उनमें वो मतलब कि एक हर चीज का नॉलेज था। वो किसी बंदे को उन्होंने आज तक नहीं बोला कि यार यार एक वो ऐसा सनातनी ऐसे लफ्ज नहीं है, वो इस तरह एक तहम्मुल मिजाज होते हैं। आपके सामने एक पूरा मुल्क है, उन्होंने आज तक किसी को पहले छेड़ा नहीं है, जो कि एक उनका पहला मौकफ ही यही है कि हमने पहले किसी को नहीं छेड़ना। तो आप इस तरह के मुल्क से या इस तरह के लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके ऊपर इस तरह का मतलब एक जो है ना वो जुल्म या इस तरह की जो चीज़ें आप सोचते हैं वो कभी भी नहीं भाई हो सकती। बिल्कुल। बाकी बहुत खुशी हुई वीडियो देखकर भी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।